तो आज करना है क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट ना। तो क्या हाँ। बोला, दो बल्ब्स हैं, एक 100 वोल्ट का है और एक 40 वोल्ट का है 40 वॉट का है। और ये कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। तो याद रखना है, जब भी कोई बल्ब सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो जो उनके अंदर से करंट पास हो रहा है वो सेम करंट पास होगा। अगर कोई भी बल्ब सीरीज के अंदर, सीरीज का मतलब होता है ऐसे सीरीज में कनेक्ट होंगे ना, हाँ, और पैरेलल का पैरेलल नीचे होता है मतलब यूं। होता है कि वो ऊपर नीचे होते हैं और सीरीज का मतलब एक ही लाइन में अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इसका मतलब है जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें से भी फ्लो होगा। होगा। तो इसलिए अगर 100 वोल्ट वाले बल्ब के अंदर वन एम्पियर का करंट आ रहा है तो 40 वोल्ट वाले बल्ब के अंदर भी 1 एम्पियर का ही करंट आएगा, क्योंकि हमको पता है कि एम्पियर जो होती है वो करंट की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो जब भी सीरीज के अंदर कोई बल्ब कनेक्ट होते हैं तो जो उनमें करंट पास होता है वो सेम करंट पास होता है, चाहे कितने ही वोल्ट का बल्ब क्यों ना हो। तो अगर मतलब 100 वाले में 1 हो रहा है तो 40 वाले में भी 1 ही होगा। सब में वन ही होगा अगर सीरीज में कोई चीज लगी हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इसका मतलब है कि संभाल, मतलब सस्टेन का मतलब होता है ना उसको ठीक रखना। देखें यहाँ पे लिखा भी होगा हिंदी के अंदर। हाँ, संपोष मतलब इसका ख्याल रखना, कैसे ख्याल रखेगा ज्यादा ही हार्ड हिंदी है। इसका। ठीक है, तो अगर हम लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, इसका मतलब है अगर वेजिटेशन कवर यानी कि प्लांट्स व्लांट्स को काटेंगे ये सब करेंगे तो इससे तो अंडरग्राउंड वाटर है वो वो नहीं रह पाएगा, मतलब सिक्योर नहीं रह पाएगा, उसको हम बचा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसके कारण मिट्टी विट्टी खराब होएगी और चीजें खराब होएंगी। जो इनमें से कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर को संभाल नहीं पा रहा। संभालेगा, ये नहीं संभाल पाएगा अगर ये चीज करेंगे। लॉस ऑफ वेजिटेशन के कारण तो सस्टेन नहीं हो पाएगा। सस्टेन का मतलब संभाल कर रखना ना। हाँ। तो अच्छा अच्छा, अंडरग्राउंड ठीक है वाटर ठीक के है। लिए रिस्पॉन्सिबल है सस्टेन करने के लिए। तो लॉस ऑफ वेजिटेशन तो नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर सस्टेन नहीं रह पाएगा। डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, अगर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स आएंगी तो वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तब भी वाटर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। पोल्यूशन फ्रॉम अर्बन वेस्ट, अगर अर्बन वेस्ट से पोल्यूशन आ रहा है तो उसके कारण भी वाटर क्या होगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा। दिन नहीं हो पाएगा। आफ्फोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर सस्टेन रहेगा। हो पाएगा। ठीक है, तो हाँ। डी। डी। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कंबशन कोल ऑफ एंड कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। तो क्या होता है अगर इनकम्प्लीट होता है ना कंबशन कोल का और पेट्रोलियम का, हाँ, तो उसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होने लग जाता है। अगर मतलब कोयला, अगर वो इनकम्प्लीट सॉल्यूबल मतलब इनसॉल्यूबल होते हैं एक तरीके से, इनसोल्यूबल नहीं मतलब आधा। मिल नहीं पाते ढंग से, आधे अधूरे मिलते हैं। हाँ नहीं, इंस्टेंट बोला कंबशन तो का मतलब होता है जलाना। अगर हमने कोयले को जलाया, आधा कोयला जलाया तो आधा कोयला नहीं जला तो धुआं करेगा ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो एयर पॉल्यूशन होएगा। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम भी आधा जलेगा तो आधा धुआं छोड़ेगा, खत्म हो जाएगा। मान ले पूरा नहीं जला, आधा जला तो धुआं करेगा, पोल्यूशन करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ठीक है प्रोड्यूस। भाई, पोल्यूशन तो करेगा ही करेगा। हाँ। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मशीन, अरे भाई जब हम पेट्रोलियम का पूरा यूज ही नहीं कर रहे तो किसी चीज की एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, काम कैसे ठीक से करेगा वो। हाँ। तो ये हाँ। ऑप्शन तो गलत है। रिड्यूस ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग भी वार्मिंग, कम नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, हाँ। टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल हुआ। वार्मिंग जब बढ़ती है जब हमारे जो अर्थ पे ना टेम्परेचर राइज होता रहता है, टेम्परेचर हीट। राइज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस होगा ना, मतलब बी, ए और ये एंड डी। पॉइजनस गैसेस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ऑप्शन ए एंड डी दोनों सही हैं, तो दिस मींस ये। समझ आ गया। 13। ऑप्शन बी इज 13 to 14 सारे एसोसिएशन रीजन के याद रखियो। हमेशा जब भी ऑप्शन ए आता है वो ये कहता है, ऑप्शन ए का मतलब होता है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और एक्सप्लेनेशन भी है। और बी रट कहता गया है ये मेरे को कि कि ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर हम
मतलब उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, और सी कहता है कि ए हमेशा सही होगा और आर हमेशा फॉल्स होगा, और डी ऑप्शन कहता है कि ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। यही हमेशा होता है एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं ना जब, तो उसमें यही रीजन वो रहती है, मतलब इसी ऑर्डर वाइज लगा रहता है। अब क्या बोला है, एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस in which a sweet smelling substance is produced। सही बात है एकदम, कि जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं ना वो प्रोड्यूस करे जाते हैं एस्टरिफिकेशन के अंदर। एस्टरिफिकेशन का मतलब ही एस्टर्स, एस्टर्स का मतलब ही होता है एस्टर फॉर्मिंग। एस्टर, एस्टर फॉर्मिंग। एस्टर्स का मतलब ही होता है स्मेलिंग, स्वीट स्मेल के लिए। ठीक है, तो ये बात और वो बिल्कुल एस्टर की शेप में आ जाते हैं। सही है। और इसने कहा कि भाई अब इसने इस असर्शन का रीजन दिया कि भाई इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर्स होते हैं हमारे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। व्हेन एस्टर्स रिएक्ट करते हैं ना साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या मिलता है हमको, अल्कोहल और साथ में सोडियम सॉल्ट कार्बोलिक एसिड मिलता है। ये मैंने पढ़ाया था, तुझे याद होगा तो। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था और सोडियम सॉल्ट, अल्कोहल। तो ये जब वो रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम्म, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट उसे हम्म। मिलते हैं। हाँ तो ये बोल रहा है ना कि भाई अगर हमारे एस्टर्स रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड बनाएंगे। सही है या गलत है? ये पढ़ा ही नहीं तूने? पढ़ा है, 2 सेकेंड सोचने तो एस्टरिफिकेशन। दो। हम्म। पढ़ा है मैंने। तो क्या होगा फिर? सही है ये। हम्म। सही है ये। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, सही है ये। एस्टर्स का यूज कहाँ होता है बताइए? हाँ, एस्टर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? एस्टर्स जो एस्टर्स फॉर्म करते हैं ना। यूज कहाँ होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ एस्टर्स का। वो क्या कहते हैं जो इतना भी नहीं। खाने में, खाने में। अच्छा, तो खाने में करते हो? एस्टर्स का यूज होता है अरे परफ्यूम्स की फूड स्मेल में के लिए, खुशबू में, मेकिंग खुशबू परफ्यूम्स। जब परफ्यूम खाने की की स्मेल खुशबू के होती है लिए मतलब। साथ में एस्टर्स का यूज होता है, और भी काफी सारी चीजों में स्वीट स्मेलिंग के लिए। तो खुशबू वही तो बोल रही हूँ। पता उसमें क्यों नहीं लिखा है ना तुम्हें? ऊपर स्वीट स्मेलिंग में। और एस्टरिफिकेशन के अंदर यही परफ्यूम। बनता है, याद आया, अल्कोहल परफ्यूम और परफ्यूम परफ्यूम। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। ये बात भी सही है, अगर लेकिन ये इसका रीजन नहीं सही है, कि मतलब इसका रीजन नहीं है कि एसिडिफिकेशन का मतलब ये है, इसका रीजन थोड़ा ना है कि भाई एसिडिफिकेशन ये होता है। इसका रीजन क्या होना चाहिए था कि उसमें स्वीट स्मेलिंग क्यों होती है। तो ये रीजन होता तो ठीक था भाई, दोनों बात ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो देयरफॉर ऑप्शन बी। नंबर बी होगा। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, 2 सेकंड मेरे को लिखना भी है, 2 सेकंड। द अमाउंट, अब सुन ले, द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम। हाँ, न्यूक्लियर इन द फिजन जब भी प्रोसेस। होता है जब एटम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम एक एटम होता है, हमेशा जब भी न्यूक्लियर की नाम आएगा ना, न्यूक्लियर फिजन का नाम आएगा, वहां पे हमेशा ही यूरेनियम का यूज होता है। तो अमाउंट ऑफ ये न्यूक्लियर बायो में है। एनर्जी बाय फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, जब यूरेनियम के एटम आपस में मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और एक आग लग जाती है। तो यूरेनियम इज सो tremendous that is produce 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। हाँ, तो जब कोयले को जलाया जाता है, जितनी उसके अंदर से आग निकलती है उससे भी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब हम दो यूरेनियम को साथ में कंबाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है?
कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैवी एटम, जो भी किसी हैवी एटम के न्यूक्लियस होते हैं, जैसे हैवी एटम हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम है, सच एज यूरेनियम, इसने बता भी दिया। व्हेन bombarded with low energy neutrons splits apart into lighter nuclei, the mass difference between the original nucleus and the product nuclei gets converted to tremendous energy। मतलब ये तो इसका रीजन दे ही रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। अरे ये कहता है कि अगर दो न्यूक्लियर फिजन होता है ना, जैसे यूरेनियम एक मेटल होता है, एटम है, हाँ, जब दो यूरेनियम यूरेनियम एक एटम है, सुना है। साथ में मिलते हैं ना, इनमें बम बनाने के लिए यूज करते हैं यूरेनियम का। तो जब तो यूरेनियम ट्रेमेंडस मतलब? काफी ज्यादा भयंकर, ट्रेमेंडस का मतलब मतलब डेंजरस, ठीक है। हाँ। तो जब दो यूरेनियम साथ में मिलते हैं तो काफी ज्यादा भयंकर वो हम्म। होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आग भी तो लग उसमें सकती है। 10 मिलियन से टाइम्स से 10 मिलियन बार 10 मिलियन टाइम्स से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि हम्म, जब दो यूरेनियम साथ में मिलते हैं। उसका रीजन ये दे रखा था कि भाई एक हैवी एटम होता है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स उसका होते न्यूक्लियस मतलब? हैं, यूरेनियम सारे एटम्स के अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है, हाँ, तो जितने भी एटम जो कि होते हैं। 11 शेल होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। हाँ, ऐसे ही न्यूक्लियस, फिर के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, ऐसे आती शेल हैं। फिर एंड शेल। हाँ, तो न्यूक्लियस होता है। तो बॉम्बार्डेड हाँ, विद। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 14th है, उसका नंबर, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ए। करेक्ट होगा, कि दोनों बातें सही है। और क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, यानी कॉपर ले लिया, सीयू होता है कॉपर, वॉज टेकन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश ऐसी एक थाली होती है, उसके अंदर हमने हाँ, कॉपर ले प्लेट सी लिया, होती है, छोटी प्याली सी। कॉपर ले लिया, उसको हीट करा। जब कॉपर को हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के अंदर हीट होगा, और हीट कॉपर करने के ऑक्साइड बनाएगा। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग, हीटिंग के टाइम पे क्या आएंगे? तो सबसे पहले तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसको, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन हो गैस इज जाएगा। पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस, अगर इसकी जगह जो ये अब सब्सटेंस बना है, इसमें से हम हाइड्रोजन गैस को पास करा दें, सबसे पहले तो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस, तो ये लिख देंगे, जब चाइना डिश के अंदर कॉपर के साथ हम ऑक्सीजन, मतलब कॉपर को हीट करते हैं, कॉपर ऑब्वियसली सी बात है कि भाई वो तो ऑक्सीजन के रिएक्ट में आएगी, जो ऑक्सीजन के उसके कांटेक्ट में आएगी ना। तो जब हाँ। ये ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी, और जो ये कॉपर ऑक्साइड बनती है ये हमेशा ब्लैक कलर की होती है, हमेशा हाँ। ब्लैक कलर की होती है हीट करने पे। तो सबसे पहला तो यही पूछा था कि भाई व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग, तो हीटिंग पे भाई जब हम कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द कॉपर ऑक्साइड विल प्रोड्यूस हैविंग ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के साथ तो प्रोड्यूस। कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा और उसका जो प्रेसिपिटेट होगा मतलब ब्लैक कलर का होगा। और अब आगे देखते हैं, आगे बोला है तो ये जो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडेश। पास ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस। अब जो ये हीटेड सब्सटेंस यानी हीट देने के बाद जो सब्सटेंस आया हमारे पास, उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, अगर हम उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करा दें, जिसमें प्लस H2 करा दें, और इसको अब हीट कर दें, तो क्या होगा हमको पता है, इसके अंदर क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। मैंने ये रिएक्शन पढ़ा H2 है, आ जाएगा। तो यानी कि कॉपर प्लस एच आएगा, टू ओ और जो कॉपर अब बचेगा, कॉपर ब्राउन रंग का होता है, ब्राउन कलर का, तो कॉपर ब्राउन कलर की हो जाएगी। साथ में जो यहाँ पे अभी एक कॉपर ऑक्साइड बचेगी, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर की हो जाएगी। ये तो ब्लैक कलर की होती है वैसे भी, कॉपर ऑक्साइड तो तो ब्लैक फिर कलर की होती 2 सेकेंड पहले हम जो पहला पार्ट उसका उसमें था 2Cu+O2, फिर वो कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन करके कॉपर ऑक्साइड। फिर हमने कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस किया, तो वो Cu कॉपर प्लस वाटर आ गया है ना। है। और उसको कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को हीट करने पे जो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है ना। ब्राउन कलर, हाँ। तो वही पूछा हुआ था, केमिकल रेडिश इक्वेशन ब्राउन दिखाओ, कलर। तो केमिकल इक्वेशन पहले वाले की ये हो गई, सेकंड केस की वो दिखा दी हाइड्रोजन पास होने के बाद। इसमें बोला था कि सेकेंड नाम वाली तो बताओ, बैलेंस ही है। सेकंड वाली बैलेंस है। अगले वाले में पूछा था उनके नाम बताओ और कलर क्या क्या फॉर्म होगी वो बताओ, तो सारी चीज बता दी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
नेक्स्ट अब क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही तो हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। नाम तो फिर नाम कैसे बताएंगे? क्या नाम? गिव द केमिकल अच्छा इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दे दी, इसने अच्छा बोला अच्छा, द वो नेम तो एंड द प्रोसेस का कलर। नाम हो गया ना। हम्म। वो तो प्रोसेस का नाम हो गया। ओके ओके। अब आगे 16th क्वेश्चन। लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। राइट वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ दिस। मैं बता देता हूँ। जो क्लोरएल्कली प्रोसेस होती है उसके अंदर हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज क्या होता है पहले तो ये बताता हूँ। जो हाइड अब सबका अपना अपना यूज बताना है भाई। जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है ना, इसके अंदर इन तीनों चीज की यूज, मतलब इन तीनों क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड की। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। हम्म। तो अब इसने पूछा कि इन सब राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। और क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबका एक एक यूज वो बता। हम तो हाइड्रोजन का यूज होता है जब हम, नहीं, मतलब, हाँ, हाइड्रोजन का तो फ्यूल के लिए यूज होता है ना, फ्यूल। और वो आपने बताया था इट इज जो यूज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, इन ऑयल्स द और घी। प्रोडक्शन ऑफ यू फ्यूल। फ्यूल के उसमें प्रोडक्शन में यूज होता है। अगला आता है क्लोरीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। क्लोरीन का ना वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ PVC के लिए यूज डिटर्जेंट। होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है डिटर्जेंट के ब्लीचिंग लिए। पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है अच्छा अच्छा, डिटर्जेंट्स के हाँ। लिए, सोप्स के लिए। ठीक है। और पेपर भी आर्टिफिशियल तो बताया था आपने। पेपर मेकिंग के लिए भी होता है। क्लोरीन का यूज होता है हमारे स्विमिंग पूल्स में, वाटर ट्रीटमेंट में। जब भी हमारा पानी वानी खराब हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, उसको अच्छे से साफ करने के लिए उसमें, पेस्टिसाइड्स। हाँ, एज अ पेस्टिसाइड्स के उसमें काम करता है। मतलब डिसइंफेक्शन, वो मतलब आपने इन्फेक्शन को खत्म करता है ये। कोई अगर पेस्टिसाइड्स के लिए भी काम करता है, हाँ, यूं कह सकते हैं। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या था, फॉर्मूला क्या कहते हैं? टाइम कहाँ गया? वो था ना, NaOH, हाँ। क्वेश्चन नंबर हाँ 16। इसका और पार्ट क्या बोल रहा है? इसके और पार्ट में बोला हुआ है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कैसे बनाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट हमको पता है Na2CO3 होता है। फ्री होता है। हमको बनाना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। CO3.10H2O। 10H2O। तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना, 10H2O को ऐड करना है तो इसका हमको मिल नाम याद जाएगा। नहीं आ रहा मेरे को कि कौन से प्रोसेस से होता था ये। वो याद नहीं आ रहा। डीक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसे। रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब वाटर की ऐड कर देना, वाटर को ऐड कर देना, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक मतलब है। H2O ही तो ऐड हो रहा है वैसे, Na2CO3 तो पहले से था तो उसमें H2O ही तो ऐड हो रहा है। तो जब भी वाटर ऐड होता है उसे Na2CO3। रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हाँ तो री वही हो गया ना, Na2CO3 + 10H2O। फिर उसके आगे यही आ गया हमारा। तो इसका नाम लिखना था भाई ये, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। तो लिखेंगे वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट बाय द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। केमिकल इक्वेशन बतानी है, केमिकल इक्वेशन मैंने दिखा दी। अब हाँ। इसके अंदर बताना है नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। अब जो ये बना है ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक होता है ना। हाँ, ये बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है। हाँ। और वो इसमें हार्डनेस रिमूव करने के लिए होता है, फिर हार्डनेस रिमूव हो जाती है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस। किस टाइप की हार्डनेस होती है विच कैन बी वो रिमूव्ड नहीं बाय पता। इट? परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। कौन सी हार्डनेस होती है? ठीक है।
परमानेंट परमानेंट। हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 17 16 समझ आ गया? ये वाला ना, इसमें परमानेंट हार्डनेस एक बार ही बता दो बस। क्या बताऊं परमानेंट हार्डनेस के बारे में? मतलब अभी जो आपने बोला एक बार ही, परमानेंट इसमें ये हार्डनेस पूछा, वाला नेम पार्ट। द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यही पूछा। हम्म। तो हार्डनेस तो कई परमानेंट हार्डनेस, अच्छा अच्छा, ठीक है दो ठीक है। हार्डनेस होती है, याद रखिए। एक टेम्पररी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। तो क्या होता है ना, तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है ना, वो ज्यादातर कैल्शियम एंड जब मैग्नीशियम जो होते हैं ना, मतलब कैसे तेरे को समझाया जाए कि हाँ देख सुन, कैसे रिमूव जो होते हैं? टेम्पररी हार्डनेस होती है ना, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, यही होता है। हम्म। तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो वाटर की ऐसे टाइप होती है जिसके अंदर हम हार्डनेस को ना रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू। अगर उस चीज को हम बॉईल करेंगे ना, बॉईल कर देंगे, हाँ तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी मतलब उसकी जो हार्डनेस है ना वो खत्म हो जाएगी वाटर की, बॉइलिंग करने पे। लेकिन परमानेंट में होता है कि हाँ। कितना ही बॉईल कर लो उसके बाद भी उसकी हार्डनेस खत्म नहीं होएगी। नहीं होती। तो हम इसके अंदर यही देख रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कितना ही बॉईल कर ले, वाटर कितना उड़ाएंगे, उड़ ही नहीं पाएगा इतना सारा वाटर किस वजह से हो चुका है। 2 सेकंड। 10H2O हमने यूज करा हुआ है ना यहाँ पे। तो वही बोल रहा था कि इसमें 10H2O है, वाटर के तो 10, वो तो मैंने बता दी थी। इसलिए Na2CO3 NH2O। एक बारी मेरे को ये डॉट का मतलब बता देना, याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं है। डॉट का मतलब डॉट। क्या है? डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, डॉट क्यों लगाया गया? मल्टीप्लीकेशन होता है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा। ओके ओके। और क्या होगा डॉट का मतलब? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first, drop by drop, to this solution. Then in excess, how is 5% solution of potassium permanganate prepared? तो ये तो उसमें लिखा है, क्या ऊपर ही नहीं लिखा कि जो 5 ग्राम का जो, क्या लिखा ऊपर? इसमें लिखा हुआ है 3 5। ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first, drop by drop, to ये this किया था solution. ये क्वेश्चन मैंने। उसमें 5%, 5 ग्राम जो था वो पोटेशियम था, जो के है ना पोटेशियम, वो कितना ml वाटर था उसमें डिसॉल्व किया गया था। उसके बाद जाके ये बना था सॉल्यूशन, 5% का सॉल्यूशन बना था KMNO4 का। तो ये मतलब कितने ml वाटर? जब हम 5 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट 100 ऑफ वाटर में करेंगे ना, हाँ 100। हाँ 100 100 ml 100। वाटर में, तो बस यही था। 5% सोल्यूशन ऑफ KMNO कैसे बना, तो मतलब इसका मतलब है 5/100 होता है, 5% जब भी हटता है ना 5/100, यानी हमने 100 ml वाटर में क्या करा है, 5 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड करा है, बस इतना ही लिखना था। अगर 10% आता तो लिखते कि भाई 10/100, तो यानी कि 100 ml वाटर में हमने 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करा है। तो इसका आंसर ये होगा, बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर, so that we can prepare 5% solution of potassium permanganate. खत्म। समझ गई? आगे, हम्म। स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत बताया था मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्या यूज होता है, ये क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट जो होता है कहते ये। हैं ऐड करता है ऑक्सीजन, हाँ, अल्कोहल। तो ये ऑक्सीजन को अल्कोहल में ऐड करता है और उसे एसिड बना देता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है मतलब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका हाँ। रोल है भाई, इट इज रोल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग इट इन एक्सेस, अगर काफी ज्यादा डाल देंगे ना पोटेशियम परमैंगनेट किसी रिएक्शन के अंदर, काफी ज्यादा कर देंगे, फोन मत तो लेके जाना। जो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। मेरे इसका ब्रेन रोल नहीं जाता आपके फोन पे।
अरे सुन रही है? हेलो। हाँ, सुन पोटेशियम रही सुन रही। परमैंगनेट का जो रोल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना किसी भी रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देना। और अगर हम इसको काफी ज्यादा उसमें ऐड कर दें किसी रिएक्शन में, तो ये उस चीज का कलर ही चेंज कर देता है जिसमें भी हो रहा है। तो याद रखियो, एक्सेस होने पे कलर चेंज हो जाता है, और वो भी कलर कौन सा हो जाता है? पर्पल कलर में पर कन्वर्ट हो जाता है। पर्पल। अच्छा। ठीक है। ओके। अब इसने बोला राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखो। तो इथेनॉल की सबसे क्वेश्चन। पहले तो बता दे जरा सा। इथेनॉल, इथेनॉल के बता। इथेनॉल का वो होता है ना, C2, इथेनॉल C2H5 अच्छा, प्लस ये वन इथेनॉल होता है ना, होता है, C2H5। इथेनॉल होता है ये एल्कल वो नहीं है अच्छा। ये। एल्कल वो नहीं, मैंने बताया तुझे, एल्कलाइन, इथाइन, मिथाइन, इथाइन ये नहीं है। एल ये इथेनॉल है, जिसके अंदर अल्कोहल का वो होता है, वो वाला है ये। C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। C2H5OH। हाँ, हाँ। ये याद नहीं करेगी ना भाई तो बहुत मुसीबत में हो जाएगी। अरे वो OH लगाना भूल गई थी मैंने ना, वो फॉर्मूला सेट कर लिया पहले, फॉर्मूला ही बताया केवल। और जब इसके फॉर्मूला अंदर हम क्या करेंगे, पोटेशियम हीट। परमैंगनेट को ऐड करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा अब हमको दिखाई दे ही रहा है, KMnO4। KMnO4। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हाँ। ऑक्सीजन जो हमारे पास पहले कितना था, एक था, अब वो हाँ। बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा चार बढ़ जाएगा, कुछ टाइम्स बढ़ेगा। और जब भी इसको ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3 CH3। COOH। हाँ, इसमें यही कन्वर्ट, होता है ना इसका। वही आपका O हट गया C2H5 में से। तो ये बन जाएगा। समझ आ गया? यस। बस तो यही था, 3 नंबर क्वेश्चन था, एक एक नंबर हर पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 18th। ए स्क्वेरल इज इन अ स्कैरी सिचुएशन, डरी हुई है बहुत ज्यादा। इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। अब उसकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है, या तो लड़ो या तो वहां से भागो। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। क्या क्या चेंजेस होंगे उसकी बॉडी के अंदर एट दैट टाइम, जिस टाइम वो डरी हुई है, सो दैट द स्क्वेरल इज एबल टू इधर फाइट और रन। कि क्या क्या चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के कारण वो या तो भागेगी या लड़ाई करेगी। तो सबसे पहले जब भी किसी आदमी को डर लगता है ना, तो एक हार्मोन हार्ट रिलीज बीट बढ़ होता है। जाएगी। एक सबसे पहले एक हार्मोन सिक्रेट होता है हमेशा ब्लड के अंदर, उस हार्मोन का अरे उसका नाम नाम होता है बताया था, एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन। हार्मोन। ठीक है, तो हाँ। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वो चीज है। उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है जबकि कोई डरावनी, मतलब जब किसी को डर लगता है या फिर वो टेरिफाइड होता है, हाँ, फिर उसके चेंजेस आने चाहिए थे। या तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसका देख ले ब्लड पहले, प्रेशर हाई हो जाएगा, मतलब बीपी। एड्रेनालाइन हार्मोन होता है जो हमारे डर के टाइम पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब उसके कारण क्या क्या चेंजेस आएंगे जब वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होगा, तो उसके कारण चेंजेस आएंगे, बता तो रही हूँ। हमारी हार्ट बीट हार्ट बीट बढ़ फास्ट हो जाएगी, जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ बीपी जाएगी, हाई हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई प्रेशर बढ़ हाई हो जाएगी, जाएगा, हाँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड डाइवर्ट ग्लूकोज हो रिलीज जाएगा, हो जाएगा। ब्लड डाइवर्ट हो जाता है स्केलेटल मसल की तरफ, दिमाग की तरफ चलने लग जाता है ब्लड ज्यादा। ठीक है, और हाँ। ब्रीथिंग रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है, लोग सांस बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं डर के कारण। तो तीन बहुत तो है, तीन ही तो नंबर का था। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो हट गया मेरे ख्याल से तुम्हारे में से, या नहीं? कम्युनिकेशन तो क्लास में भी कुछ नहीं हुआ। ये तो हट गया तुम्हारे में से, इसको छोड़ दे। कोई चैप्टर था क्या ये? हट गया ये तो, छोड़ दे छोड़ दे, आगे आ जा। ये बोल, पॉलिनेशन तो है। पोलिनेशन क्या होता है, डिफाइन द टर्म पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर जो ऑफ पोलन पोलन। ग्रेन्स होते हैं वो मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट में से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। अब मेन स्टिग्मा जिसे पार्ट का कहते नाम क्या होता हैं, है जरा एंथर और बताइए? स्टिग्मा। एंथर। हाँ, एंथर। तो जो मेल पार्ट और होता है फीमेल पार्ट प्लांट का का स्टिग्मा। उसे बोलते हैं एंथर, और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा।
तो फिर पोलिनेशन ये का प्लांट्स मतलब में होता है फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें फर्टिलाइज, जैसे हमारे अंदर जब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होती है, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। सेंटर टू स्टिग्मा। हाँ, ये इसका प्रैक्टिकल किया था हमने, इसलिए याद है मेरे को। जो और मतलब जो होता है और क्या पूछा है मेल, इसमें आगे, सेल्फ फिर एक पॉलिनेशन। तरीके से मेल गैमेट ऑफ प्लांट कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन वो होती है जब ये सब एक ही प्लांट में होता है, मतलब हाँ, वो एक ही फ्लावर में से, सेम फ्लावर एक में मैं से, पहले बता उसकी रहा हूँ खुद ना की मैं तो स्टिग्मा पूरा। में से होता है। और स्टिग्मा होता है फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट, ठीक है, हम्म। फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट। और पोलिनेशन का मतलब तो पता ही चल गया कि पोलन का ट्रांसफर होना। पोलन जैसे हमारे अंदर, पोलन ग्रेन्स का जैसे हमारे अंदर क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है बता। ट्रांसफर होते हैं, वो क्या कहते हैं, किसका ट्रांसफर होता है? स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है। स्पर्म का ट्रांसफर होता है, वैसे ही इसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब हाँ। पूछा है कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, समझाओ। सेल्फ तो पॉलिनेशन मैं सेल्फ बताऊंगी, पोलिनेशन का मतलब सेल्फ होता है कि पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं जब दो दो अलग सेकंड भाई। के अंदर पोलन की ट्रांसफर होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है सेम प्लांट के अंदर होना, सेम फ्लावर के अंदर होना। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है अलग अलग प्लांट्स के अंदर होना। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? वही जो ऊपर पढ़ा था। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमको पता है जब भी पोलिनेशन होती है तो पोलिनेशन के कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और जिसके कारण मेल रिजल्ट और निकला है। फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है हाँ, मेल और इसमें, जो फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन प्लांट्स होता के है। मेल और और फीमेल इसके गैमेट्स होते अंदर हैं, ये किसकी एंथेरोस्टिग्मा लीड का करता है, फ्यूजन। लास्ट में जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी? जायगोट की तो फॉर्मेशन हो जाती जायगोट की तो ह्यूमन बींग्स में होती है ना, इसमें तो है। मे सीड भी प्रोडक्शन होएगा ना। इसमें भी जायगोट को ही तो सीड बोलेंगे, तो जायगोट भी लिख सकती है, सीड हाँ फॉर्मेशन भी लिख वही। सकती है। कुछ भी अगर जायगोट लिख देगी जब भी मार्क्स मिलेंगे, और अगर सीड भी लिख देगी जब भी सेम फुल मार्क्स मैम ने मिलेंगे। वो सीड प्रोडक्शन बताया था ना, तो मेरे को सीड प्रोडक्शन याद था। सीड प्रोडक्शन होएगा और प्लांट की स्पीशीज को कंटिन्यूएशन होएगा। अब आगे चलते हैं। वाई आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था मैंने कार्बोनेटेड कंपाउंड में, ठीक है ना। हेलो। होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में हाँ बताया क्या, था मैंने। होमोलोगस उसके अंदर बताया था कौन सा है। कार्बोनेटेड कंपाउंड करवा रहा था जब। होमोलोगस का मतलब देख, मेरे को याद, एक बात याद रखियो। होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। और एक हाँ। होता है हेट्रो, HETERO। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं इन विच सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब एक ही ओरिजिन से निकले हुए होते हैं लेकिन अलग अलग सेम फंक्शन डिजाइन होता है करते हैं। जिनका। ऐसे स्ट्रक्चर जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन अपने फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं ना, वो सारे ही डिफरेंट परफॉर्म करते हैं अपने अपने फंक्शन। अलग स्पीशीज में अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल देना है तो एग्जांपल लिख सकते हैं ह्यूमंस ही। ह्यूमंस का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ह्यूमंस खुद एक होमोलोगस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं कि भाई हाँ, मान लो जैसे कि एक ही एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एक मदर के दो बच्चे हैं। ये बायो का है ना। हाँ, बायो का ही है, ठीक है। बायो का तो हमने भी जैसे चैप्टर नहीं करा, तो आपने मेरे को कब बताया। अच्छा, बायो का नहीं बताया क्या मैंने, उसके अंदर बताया था। तो होमोलोगस बायो का स्ट्रक्चर तो का एक ही मतलब ये होता चैप्टर है में दिया। कि से अब बता तो दिया। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रक्चर इज सिमिलर, ठीक है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देख सकते हैं। ह्यूमन एक इसका एग्जांपल देना था, तो ह्यूमंस लिख मैमल्स, सकते हैं, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, बताया था एक मैम ने। एम्फीबियंस लिख सकते हैं, रेप्टाइल्स लिख सकते हैं, एक बर्ड के विंग्स हाँ। भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, विंग्स का नहीं बताया, विंग्स का कैसे मतलब। विंग्स भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बर्ड के जो होते हैं ना, होते एक ही उसके अरे निकले हुए होते भाई। हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एक एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में देख सकते हैं, एक मदर के दो चिल्ड्रन हुए, तो भाई चिल्ड्रन तो एक ही उससे निकले हुए हैं ओरिजिन से, लेकिन दोनों अलग अलग काम करेंगे। किसी को कुछ इंटरेस्ट है, किसी को कुछ इंटरेस्ट है, तो फंक्शन दोनों अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
अब इसने बोला इज इट नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स? ये हमेशा ही जरूरी है कि जो होमोलोगस नहीं, स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा हमारे कॉमन एंसेस्टर, जो हमारे पुराने जितने भी आदमी है उनके जैसा? हाँ सच है, ये जरूरी ही है। ये ज़रूरी है? हाँ, होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, हमेशा कॉमन अच्छा, अच्छा, एंसेस्टर। समझ गई, अब समझ गई। जस्टिफाई करो अपना मतलब आंसर। सेम पूर्वज, सेम हाँ, पूर्वज। पूर्वज जरूरी है, कॉमन होनी चाहिए पूर्वज, नहीं तो नहीं होगा। इसका मेन रीजन ये है कि भाई सिमिलैरिटी होती है ना, जो हमारे अंदर जो सिमिलैरिटी आती है वो हमारे हाँ। एंसेस्टर से ही आती है, इसका आंसर ही यही है। भैया, और अगर इसमें ऐसे करके पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि अगर वो एंसेस्टर कॉमन नहीं होता तो क्या होता? तो क्या होता? तो होमोलोगस स्ट्रक्चर ही होल्ड नहीं करता, होमोलोगस स्ट्रक्चर का नाम ही नहीं होता, क्योंकि होमोलोगस स्ट्रक्चर का क्योंकि वो मतलब ही होता है कि डिफरेंट सेम होते ओरिजिन से स्ट्रक्चर, होना। हाँ, डिफरेंट ओरिजिन हो जाते। डिफरेंट ओरिजिन हो जाता तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता, फिर वो डिफरेंट फंक्शन नहीं करता। डिफरेंट फंक्शन तो करना ही है, डिफरेंट फंक्शन तो चाहे होमोलोगस स्ट्रक्चर हो वो वैसे भी या करता है। हेटेरोलोगस, डिफरेंट फंक्शन तो करता ही है, लेकिन बस ये है कि ओरिजिन अलग अलग हो जाते पहले। और अब इस वाले में ओरिजिन भी सेम है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके स्ट्रक्चर हमारे इसमें इंडिकेट करते हैं, जो उनके बेसिक डिजाइन थे, कैसे दिखते थे, थोड़ी थोड़ी चीजें उनकी हमारे अंदर आ जाती है, जो एंसेस्टर्स और ये हमारे उसमें भी है ना? कॉमन है। ये वैसे उससे रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे F1 जेन होती है और F2 जेन होती है। हाँ, कर सकते हैं। वो आगे। मेंडल का लॉ। आगे, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? ऑल्सो टिंडल इफेक्ट का मतलब पता है पहले क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का हाँ, मतलब होता है, टिंडल इफेक्ट मेरे को ऐसा पता कुछ होता है है। जिसके अंदर जब हम किसी लाइट को, व्हेन वी पास अ लाइट थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, जब कोलोइडल सनलाइट होती सॉल्यूशन है के थ्रू वो, हम लाइट अगर पास करते हैं, अंधेरे। देन द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन विल स्कैटर डाउन हो जाते हैं, ठीक है? और जब स्कैटर मैंने डाउन हो इसको जाते इजी हैं, उसमें याद किया था, एक और बारी जब बताऊं? स्कैटर डाउन हो जाते हैं तो यही क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट। याद रखिए, मैं तो कोई चीज बताता हूँ, टिंडल इफेक्ट ना, इसके अंदर तो एक ही दे रखा है, कोलोइडल, लेकिन कोलोइडल के साथ साथ सस्पेंशन भी होता है, एक सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। कोलोइडल का सस्पेंशन नहीं मतलब पता। समझाते हैं क्या होता है, सबसे पहले सुन ले आप, कोलोइडल का मतलब समझाने बैठ रहा हूँ। कोलोइडल का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके जो पार्टिकल्स का साइज कोलोइडल। होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है पार्टिकल का साइज, साइज नैनोमीटर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जैसे कि हम मिल्क देखेंगे तो मिल्क हमको ऊपर से लेके नीचे तक कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल सेम दिखाई देगा। दूध कैसे दिखाई देता है? हाँ, सेम दिखाई देता है। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसलिए जब हम इसमें से लाइट को पास और करते गैस हैं, भी। तो लाइट पास करने के बाद जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, और उसी स्कैटर लाइट को हम क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैसे बहुत चीजें हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी होती है, तुझे तो पता भी नहीं है अभी ब्राउनियन मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है है हमारे सिलेबस में। ना, तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है ब्राउनियन मूवमेंट तो क्या फिर होती है। मैं क्या करूंगी जान के? ना जी, मेरे को 11th में साइंस लेनी। ठीक है, तो ये बता दे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसने पूछा था व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स? तो कोलोइडल पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स का साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, एंड दैट इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इतना साइज होता है। ठीक है, और साथ में व्हेन वी पास अ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, द लाइट विल स्कैटर डाउन हो जाएगी, इसलिए कोलोइडल पार्टिकल शोज टिंडल इफेक्ट। बस इतना ही लिखना था, समझ आ गया? हाँ। अब इसने बोला स्टेट फोर इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। कौन से हमने आज तक इंस्टेंस देखे हैं कि भाई जहां पे हमें टिंडल इफेक्ट देखा हो हमने कहीं पे? तो देख, मैं तुझे समझाता हूँ टिंडल इफेक्ट ना, यहाँ तक कि हमारे को जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है ना, वो भी टिंडल इफेक्ट के हाँ। कारण दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, ये तो अभी इतना बड़ा समझा नहीं पाऊंगा, बस ऐसे याद रखिए, जो ब्लू कलर होता है ना स्काई का, वो टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है, एक क्योंकि बात बोलूं? हाँ, जो सनलाइट होती है वो ब्लू कलर्स को ना स्प्रेड कर देती है आसमान एक के बात अंदर। बोलूं, मैंने ना इसको वैसे याद किया था, जैसे अगर अगर हम सनलाइट को एक अंधेरे रूम में लेके जाएंगे
तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे ना वो स्कैटर हो जाएंगे। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ स्मोक फिल्ड डार्क रूम। ठीक है, जिसमें स्मोक भरी हुई है, उसमें भी देख सकते हो कि किसी रूम के अंदर स्मोक काफी ज्यादा है, डार्क रूम है, तो एक स्मॉल होल के थ्रू अगर हम उसमें से लाइट पास करा देंगे तो क्या होगा, वो भी टिनल इफेक्ट को शो करेगा। और या हम ये भी कह सकते हैं जैसे तूने कि भाई सनलाइट कभी पास करा दी, मान ली जैसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, काफी घने घने जंगल होते हैं, तो जंगलों के बीच में से कभी लाइट पास कर देते हैं ना, तो उसमें से भी क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाती है, लाइट फैल जाती है। ठीक है, और जब सनसेट हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमको रेड कलर दिखाई देता है ना सनसेट का, सनराइज के टाइम पे, सनराइज और हम्म सनसेट दोनों के टाइम पे जो सन का कलर होता है वो रेड दिखाई देता है, वो भी इसके कारण ही दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट के कारण ही, वो स्कैटर कर देता है रेड कलर को, ऐसे ऐसे फैला देता है। हम्म समझ आया? तो ये 4 इंस्टेंस बताने थे तो मैंने बता दिया। सबसे पहला मैंने बताया, जब एक घर के अंदर अंधेरा है, वहां पे स्मोक काफी ज्यादा है, उसके अंदर अगर लाइट एंटर कर जाती है तो वहां पे टिंडल इफेक्ट। एक घने घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर अगर लाइट एंटर कर जाती है, सनलाइट, और वो स्कैटर हो जाती है, देन वी कैन से दैट इट शोज टिंडल इफेक्ट। थर्ड रीजन बता दिया, ब्लू कलर ऑफ स्काई। फोर्थ रीजन बता दिया, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे जो स्काई होता है वो रेड अपीयर्स होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, वो भी ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। समझ आ गया? हम्म नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब अलग चीज होती है, ग्लास प्रिज्म अलग मैं चीज बताऊं, मैंने प्रैक्टिकल किया था इसका। है। मैं बताऊं, मैंने प्रैक्टिकल किया था इसका लैब में। अब हम ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है देख। प्रिज्म के ना इंक्लाइन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, रिफ्रैक्टिंग, याद रखियो, रिफ्रैक्टिंग, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। भैया मैं पूछ रही हूँ, मम्मी पापा आ गए क्या? आ गए। अच्छा, तभी आप अलग कमरे में आए होंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, पहले इसका वो भी तो बताना है ना कि वो कैसे होते हैं, मतलब तो जो पहले पहले मैं तुझे ग्लास स्लैब समझा रहा होता है हूँ, वो रेक्टेंगल। तो मेरी बात सुने, पहले मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का आना, स्ट्राइक होके वापस चले जाना, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइट एंटर करती है ऐसी चीज के अंदर, यानी वाटर के अंदर अगर करती है, तो उसके कारण ना ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सीधी जाने की बजाय पानी के अंदर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। कभी देखियो पेंसिल होती है ना, पेंसिल को पानी के अंदर डुबा के देखियो, वो थोड़ी सी ना टेढ़ी दिखाई देगी, सीधी नहीं दिखाई देगी तुझे। अभी भी चेक कर सकती है तू ये, पानी के अंदर हम्म पेंसिल लियो, पेंसिल को डुबा दियो, तुझे पेंसिल सीधी नहीं दिखाई देगी, ऐसे डालेगी ना तो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी यूं करके। तो अगर जो ये चीज है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन में होता है लाइट का आना, टकरा के वापस चले जाना, हाँ। और इसमें और होता है रिफ्लेक्शन का होता है लाइट का आना और टकरा के वापस चले जाना। रिफ्रैक्शन और में होता है लाइट का रिफ्रैक्शन आना में और सीधा पास होके टेढ़ा हो जाना, रिफ्लेक्ट मतलब थोड़ा सा, मतलब मतलब दूसरी स्लाइटली बाउंड हो अपोजिट जाना साइड कह में टेढ़ा सकते हैं। हो जाना। हाँ, ठीक है। समझ आया नहीं आया? हम्म अब अब इसके बीच में डिफरेंस बताना है कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म क्या होते हैं। तो प्रिज्म के ना दो इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, और स्लैब के दो पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, याद रखियो। इंक्लाइंड का मतलब होता है यूं करके, तुमने देखा होगा प्रिज्म ना कुछ ऐसा सा होता है, देख यूं करके ऐसे, देखा हो तो यूं करके कुछ ऐसे करके बनता है, ऐसे ही बनता है ना प्रिज्म। हम्म हाँ, और जो हमारा ग्लास स्लैब होता है वो सिंपल यूं बनता है, ग्लास स्लैब तो सिंपल सा स्लैब है, दो मोटे मोटे होते हैं, थोड़े से लेंथ मतलब चौड़े चौड़े होते हैं, तो एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है, तो दो पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ग्लास स्लैब के अंदर, दो पैरेलल पैरेलल होते हैं ग्लास स्लैब के अंदर, याद रखियो पैरेलल होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं? हम्म पैरेलल। स्लैब का मतलब ही, जैसे स्लैब नहीं होती क्या हमारे घर की, वैसे ही ग्लास स्लैब में हम्म। भी दो पैरेलल ऐसे करके लगे हुए होते हैं, मोटे मोटे। और ग्लास प्रिज्म के अंदर इंक्लाइंड होते हैं, इंक्लाइंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ग्लास स्लैब होता है उसकी जो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे
पैरेलल होती है एक दूसरे के। इंक्लाइंड और जो डिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म होता है, सरफेस। अभी सुन तो ले, शाला.com। ये दोनों चीज समझ आ गई तुझे? हाँ अच्छे से। हाँ। हम्म, अब आगे क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो? दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन में? देख मैं तुझे एक चीज दिखा रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक चीज दिखाता हूँ, देख। दिखाई दे रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट इनमें से ये वाली है जो साइड में बनी हुई है। हाँ, एक चीज दिखा रहा था, देख अब दिखाता हूँ। ये देख, अरे, दिखाई दे रही है? हाँ दिख तो रहा है कुछ कुछ, लेकिन इनमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी है? अच्छा ये जो यही। रेनबो बनाती है जो। हाँ, ये वाली, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब समझाता हूँ, देख अब समझ आएगा, देख। अब क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मुझे पता था तुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में नहीं पता होगा। हाँ नहीं पता था। नहीं पता था ना? ठीक अब है। देख, अब दिख गया। अब हाँ देख, रेनबो हमने तुझे, बनाती है ना, वो अब देख, डायग्राम बनाया था मैंने जब इसका। हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराई ना, तो देख कैसे हो गई ये, थोड़ा फैल गई ना, स्कैटर हो गई। देख यहाँ पे, ये इसमें देख, हाँ। इस वाले में देख, ये जो रेड ग्रीन ये ब्लू इसमें, ठीक है। तो उसने बोला था मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करेंगे ग्लास लैब के थ्रू और ग्लास प्रिज्म के थ्रू, दोनों में क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं ना ग्लास लैब के थ्रू, इट गेट डिस्प्लेस लेटरली, डिस्प्लेस हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। लेटरली डिस्प्लेस हम्म। का मतलब हो जाती है सीधी चली जाती है यूं करके। देख मैं तुझे दिखा देता हूँ एक बार, रुक। ये देख, ये दिखाई दिया, ये वाला। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंपल लाइट है, ये समझ ले। जब इसमें से लाइट पास होती है ना, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं प्रिज्म के अंदर, दिख रहा है। हाँ। और अब ग्लास लैब के अंदर दिखाता हूँ कैसे हो जाता है, देख। अरे अरे अरे, क्या चल गया ये। ग्लास लैब के अंदर सिंपल क्या होता है, बस ऐसे लाइट आएगी, ऐसे जाएगी, और यूं टेढ़ी हो जाएगी। जैसे वो एग्जांपल दिया था ना मैंने तुझे, वो वाला क्या बोलते हैं, हाँ। पेंसिल वाला, पेंसिल वाला एग्जांपल नहीं देता वो, हम्म। वो वाला। तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाती है जो लेटरली, अभी याद बताया, रखना है। जो अभी बताया। हाँ, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ग्लास लैब के थ्रू पास होती है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, लाइट क्या होता जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है लेटरली। लाइट लिटरली ओके। और ग्लास प्रिज्म में होता है, ये क्या हो जाती है, एंगुलरली डिस्प्लेस हो जाती है। एंगल बन रहा था, देख ध्यान से देखती ना, तो एंगुलरली डिस्प्लेस हो रही थी, ऐसे 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 डिस्प्लेस हो रही थी, जैसे लाइट यहाँ से आ रही थी यूं करके, एंगल, ठीक है। सेकंड पूछा, व्हाइट लाइट पासिस थ्रू। अब व्हाइट लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट लाइट पासिस करेंगे तो क्या हुआ? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास लैब। जब हम ग्लास लैब से व्हाइट लाइट पास करते हैं भैया ना, एक बात बताओ, तो वही सेम है मेरे कि को ना ये रेड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मत कर। क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है? इसमें मेरे को इतना पता था कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म क्या क्या होते हैं और कैसा कैसा होता है, कि उनमें इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल ग्लास होती है लैब, नहीं ग्लास होती। प्रिज्म, ठीक है। इनके बारे में, मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट पासेस थ्रू, इनके बारे में कुछ नहीं पता तुझे? मतलब अब कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो रेनबो बना देती है आगे जाके, मतलब काफी सारे कलर्स की लाइट आ जाती है। और व्हाइट लाइट जब पास करते हैं हम, तो वो एक ही लाइट होती है ना, देख मतलब आगे मैं तुझे जाके भी। समझाता हूँ, देख ध्यान से सुन, देख 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 मेरी बात सुन, देख मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ। ग्लास लैब का मतलब समझ आ गया हाँ तुझे बताओ। क्या होता है, ग्लास लैब और प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म क्या होता है, दो चीज समझ आ गई, हाँ शाला डॉट। ठीक है।
तो जब ग्लास तो लैब के अंदर से, सुन अब व्हाइट लाइट वाला बता रहा हूँ सबसे पहले। जब हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं ना ग्लास स्लैब में से, ग्लास स्लैब का मतलब सिंपल स्लैब ऐसे करके, उसमें से जब लाइट पास करा दी हमने, तो कोई भी कलर में चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज अगर इन दी कलर, ठीक है। व्हेन हाँ, लाइट splitting down there will be no change of color occur, ठीक है, कोई भी तरह का कलर में चेंज और नहीं होगा। उसकी इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल होंगी। हाँ, and the direction of the incident ray and the emergent ray of light are parallel to each other। हाँ, इंसिडेंट रे तो पता ही है ना, आने वाली, और एमरजेंट रे का मतलब जाने वाली। जाने वाली। दोनों कैसे होंगी आपस में? वो तो इनके नाम से पता चल जाता है। पैरेलल। लेकिन पैरेलल, पैरेलल। अगर वहीं दूसरी साइड अगर हम ग्लास प्रिज्म में ऐसा कर दें, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दें, तो ये कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगी 7 डिफरेंट कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। कलर किस में हो जाएंगी? 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूट रेनबो कलर्स में होती है ना, विबग्योर शायद। विबग्योर होता है, हाँ। और विबग्योर, हाँ। सबसे पहले तो ये बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्हाइट लाइट में डिफरेंस। मोनोक्रोमैटिक लाइट और व्हाइट लाइट में डिफरेंस। हम्म। वो बस आगे जाके कलर्स में बढ़ जाती है और उसमें कोई चेंज नहीं आता उसके कलर में। अरे पागल, ये अलग अलग है, अभी तो बताया तुझे दोनों सी के बारे में। अच्छा अच्छा, ये व्हाइट लाइट के बारे में ही देख दोनों मेरी बात अलग सुन, अलग हैं, मेरी ग्लास बात सुन प्रिज्म ले, और देख ग्लास क्लैब। तू मेरी बात सुन ले, मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ यार, ये वाला क्वेश्चन बस लास्ट ही करवाऊंगा आज, उसके बाद तो फिर कल ही करवाऊंगा। देख, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब, देख मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। एक। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब वो लाइट जिसके अंदर सिर्फ एक ही कलर है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कलर है, ओनली हाँ। वन कलर in this type of light। monochromatic light means only consist one color, ठीक है। ऑन दी अदर साइड, जो व्हाइट लाइट होती है ना, हमेशा याद रखियो, जब भी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स का मिक्सचर होता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, जितने भी कलर्स हैं दुनिया के अंदर, सबका मिक्सचर कौन सा होता है? व्हाइट। अब समझ आ गया व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? हाँ, बस जो ये, ओनली वन कलर होता है और मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स होता है व्हाइट लाइट। बस यही था मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट। और ग्लास लैब ग्लास प्रिज्म में डिफरेंस तो आ ही गया होगा। बोल। हम्म। ग्लास लैब बता ही दिया, रेक्टेंगुलर होता है, और ग्लास प्रिज्म वो तो होता है मेरे को वो पता है, ट्रायंगुलर होता है, मोनोक्रोमैटिक और ठीक व्हाइट है। बीम ही पता और था। जो ग्लास लैब होता है उसके दोनों जो होते हैं सरफेस वो पैरेलल ही होते हैं, और जो ग्लास प्रिज्म होता है उसके दोनों सरफेस होते हैं वो थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। हाँ। अब हाँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? व्हेन वी पास मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ग्लास लैब और ग्लास प्रिज्म, देन व्हाट इफेक्ट्स, ये भी समझ आ गया, हाँ। ठीक है ना। हम्म। क्योंकि भाई मोनोक्रोमेटिक हम्म। में क्या होगा, जब एक लाइट पास हो रही है, खुद सोचना यार, जब एक लाइट पास हो रही है तो भाई एक ही उसमें निकल जाएगी ग्लास लैब के थ्रू हम्म। पास। व्हेन मान ले, जब ग्लास लैब के थ्रू पास करते हैं ना, तो उसके अंदर ना रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। स्लाइटली क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है लाइट, जब पास करते हैं ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। हाँ, ठीक है। अब समझ आ, छोटी हैंकी लाइयो। हाँ। बस तो यही था। इसके अंदर वही बता दिया था मैंने, इमर्जिंग रे और पैरेलल होते हैं इंसिडेंट रे के, लेकिन दूसरी साइड ग्लास प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, इमर्जिंग रे उसके पैरेलल नहीं होती। बस ये सब लिखना था। ओके। समझ आ गया होगा अब तो ये अच्छे से। हाँ, बस जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तो एक और बार सुनूंगी। हाँ सुन लियो, रिकॉर्डिंग के अंदर कितने क्वेश्चन बच गए? 30 क्वेश्चन है इसके एमसीक्यू अंदर, का तो ठीक है। तो अब रह गए 21 से बस लेके 90 तक। 30। हम्म। अब 21 से और ये 90। उस टाइम का पेपर है ना, हाँ उसमें तो कम ही आते होंगे।
21 से हो गए, 22 से लेके 90 तक के क्वेश्चन है वो हम, और 30 तक के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, आप आज के रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे को एक बार। लिए